everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete the chapter Federalism. तो पार्ट 1 में हमने जो कुछ टॉपिक्स हैं पार्ट चैप्टर के उसको हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 एंड इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो इसकी दो टॉपिक है जो आज हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। So what is how is फेडरलिज्म प्रैक्टिस? तो जो फेडरलिज्म है वो क्या होती है, जब पावर्स को वन से ज्यादा लेवल में, जो 2 लेवल तक या 3 लेवल तक जो पावर्स को शेयर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। तो फेडरलिज्म को क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज इक्वल टू फेडरलिज्म। जब सेंट्रल लेवल्स अपनी पावर शेयर करती है नीचे के लेवल को, दैट इज called the federalism. So the real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in the country. जो हमारे देश में फेडरलिज्म हुई है ये किसकी वजह से हुई है, attribute nature of democratic politics in the country. तो जो हमारी पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री की, उसका नेचर कैसा है, डेमोक्रेटिक है, उसकी वजह से ही हमारे देश में क्या हुई है, फेडरलिज्म हुई है। So this ensured the spirit of federalism, respect for diversity, desire for living together, become shared ideal in the one country. जो डेमोक्रेटिक नेचर है पॉलिटिक्स का वो हमें क्या सिखाता है, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डिवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर एक साथ रहना, एंड बिकम अ शेयर्ड आइडियल्स इन वन कंट्री, जो अपने आइडियल्स है उनको शेयर करना इन वन कंट्री। तो ये क्या है, इंडिया में इसको क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह सकते हैं जो हमारी कंट्री में जो फेडरलिज्म है वो कहां से आई है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से आई है। तो जो फेडरलिज्म का क्या मतलब है, पावर शेयरिंग अमंग द मोर देन 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसे क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। जो इंडिया में है जो फेडरलिज्म, उसका एट्रीब्यूट कहां से आया है, फ्रॉम द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जो हमारे देश की फेडरलिज्म है वो हमें क्या सिखाती है, एक साथ मिलकर रहना, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, लिंग्विस्टिक को रिस्पेक्ट करना, एंड जो सभी के कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करना, एंड शेयर आइडियल्स इन वन कंट्री। ये क्या है, हमारे देश की फेडरलिज्म है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो ये कौन से फीचर है हमारे देश की फेडरलिज्म के जिससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में क्या है, फेडरलिज्म है। फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जो जब 1947 के पहले तो क्या था, जो हमारा कंट्री थी उसमें प्रिंसली स्टेट थी, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट थी, बट आफ्टर 1947 टू 2019 तक क्या हुआ, स्टेट की जो स्टेट्स हैं उनके एरिया में चेंजेस किए गए। जो स्टेट्स है किनके बेसिस पर बनी, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बट कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनी है, वो डिफरेंट है फ्रॉम द कल्चर परस्पेक्टिव, फ्रॉम द इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव। जैसे एग्जांपल क्या है उनकी, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड। सो फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो हम एक पॉइंट ये है कि हम हमारे देश में जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस हो रही है, उसको किससे पता लगा सकते हैं, फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जो स्टेट्स है वो क्या है, जो 29 तक क्या है, जो स्टेट्स की बाउंड्री है चेंजेस किए गए, बाउंड्रीज में चेंज किए गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बट सम केसेस में ऐसा एक्सेप्शन ऐसी है जिसमें क्या है, जो स्टेट्स है वो लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं सिलेक्ट की गई, डिफरेंट किए गए, उनकी बाउंड्रीज को डिफरेंशिएट नहीं किया गया, उनको बेस किया गया, उनको डिफरेंशिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिक, ज्योग्राफी। तो एग्जांपल क्या है, उत्तराखंड, झारखंड एंड नागालैंड। When the voice of linguists are raised, some of the leaders feared that it led to the disintegrate the country, but it actually made the country more united. जब लिंग्विस्टिक स्टेट बन रही थी तो जो सभी स्टेट्स थी, जो सभी उनमें एरियाज में लोग रहते थे, लैंग्वेज की बेसिस पर जब स्टेट्स क्या हुई, बनी, तो जो हमारे लीडर्स थे उनको डर था कि अब स्टेट बन गई है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, अब स्टेट बनेगी और अब फिर क्या होगा, जो लोग हैं फिर डिमांड करेंगे हमको एक डिफरेंट कंट्री बनाई जाए, क्योंकि हमारे एरिया में लोग रहते हैं उनकी लैंग्वेज भी सेम है, उनका कल्चर भी सेम है, उनका रिलीजन भी सेम है। तो ये डर था, बट क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जो
स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया, इस कंट्री को मोर यूनाइटेड किया। जो लोग हैं अब समझते हैं अपने आप को कि हम एक यूनाइटेड कंट्री का हिस्सा है। तो फर्स्ट वन इज हमने क्या पढ़ा, लिंग्विस्टिक स्टेट। 1947 के पहले क्या थी, प्रिंसली स्टेट थी, इंडिपेंडेंट स्टेट थी। फिर आफ्टर दैट 1947 इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ, जो स्टेट थी वो डिफरेंशिएट की गई, बाउंड्रीज को रीअरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। न्यू जो स्टेट्स है बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्रीज को न्यू किया गया, बट नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट उनकी कल्चर डिफरेंट थी, उनकी डिवर्सिटी डिफरेंट है, जैसे झारखंड, उत्तराखंड एंड नागालैंड। और हमने फर्स्ट टॉपिक को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। सेकंड वन इज किससे और हम पता लगा सकते हैं कि हमारे देश में क्या है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रही है। सेकंड वन इज लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी, तो जो हमारे देश में क्या है, बहुत सारी डिवर्सिटी है। जब हम 1 किलोमीटर से ज्यादा जाएंगे, जो हमारी लैंग्वेज है, लोग क्या रहना सहना है, लोगों का रिलीजन है, कल्चर है, वो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे चेंज हो जाएगा। तो our constitution did not give the status of national language to the one language। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि उनको पता था जब हम एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे देंगे तो बाकी की लैंग्वेज है वो तो इंफीरियर फील करेंगी ही और दंगे होंगे, तो उन्होंने किसी को नहीं दिया। एंड हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। जो हिंदी है उसको क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ना कि एक नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। जो हिंदी है, हिंदी को कितने लोग बोलते हैं एज अ मदर टंग, 40% बोलते हैं। So there are many safeguards to protect other language. 21st recognized dual language by the Constitution। तो जो सभी लैंग्वेज हैं, जो और भी लैंग्वेज है, उनको सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है एज अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उनको ये जो 22 लैंग्वेज है वो क्या है, जो 22 लैंग्वेज है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी कोई सेंट्रल का एग्जाम होता है तो जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी कैंडिडेट है, वो क्या कर सकता है, इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में क्या कर सकता, पेपर दे सकता है। ऐसा नहीं कि वो हिंदी और इंग्लिश में ही देगा, 22 लैंग्वेज में किसी में ही दे सकता है, क्योंकि 22 लैंग्वेज को क्या है, मान्यता प्राप्त है एज अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। वो क्या है, वो 22 लैंग्वेज क्या है, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। मच ऑफ गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जो बहुत सारा वर्क है स्टेट का, वो उनकी ही रेजिडेंशियल स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें होता है। जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ, तो ऑब्वियसली बात ये है, जो मोस्टली जो ऑफिशियल वर्क है हमारे पंजाब का, वो किस लैंग्वेज में होता है, वो पंजाबी लैंग्वेज में होता है। तो हमने 2 पार्ट पढ़े, लिंग्विस्टिक स्टेट, इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश में फेडरलिज्म है। सेकंड है लैंग्वेज स्टेट, सभी लैंग्वेज को क्या है, रिस्पेक्ट देना। जो हमारी हिंदी है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, ना कि नेशनल लैंग्वेज। 40% लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। एंड जो 22 लैंग्वेज उनको क्या मिला है, वो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट सेंट्रल एग्जाम में इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में क्या कर सकता है, पेपर को दे सकता है। एंड जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो स्टेट की, जैसे हमारे पंजाब की क्या है, पंजाबी है, मोस्टली वर्क किस में होगा, पंजाबी में होगा इन द कंसर्न स्टेट्स। नेक्स्ट है एंड एक और है 1965 में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, यूज ऑफ द इंग्लिश को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया कि अब आज से क्या होगा, इंग्लिश को यूज नहीं किया जाएगा। बट जो साउथ की स्टेट्स है उनमें इतनी हिंदी नहीं बोली जाती, उनको तो कंसर्न हो गया कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो कन्वे करने का मैसेज है वो ही हमसे छीन लिया गया है। जो वो तो उन जो साउथ की जो स्टेट है उनमें क्या है, मोस्टली लोग इंग्लिश बोलते हैं एज अ कंपैरिजन टू हिंदी। तो क्या हुआ, तमिलनाडु में बहुत सारा वायलेंस इरप्टेड हुआ, और इससे क्या हुआ, जो लीडर्स ने क्या फाइनल डिसीजन लिया, agreeing the continue use of English along with हिंदी, कि इन स्टेट्स में सभी जगह क्या होगा, जहां जहां इंग्लिश यूज की जाएगी वहां वहां हिंदी भी यूज हम करेंगे, वहां वहां हिंदी यूज भी किया जाएगा। तो ये थे 2 पार्ट्स
of the where we can see that federalism in practice. First one is linguistic states and the second one is language policy. तो जो सभी जो लैंग्वेज है उनको क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या पता चलता है कि जो पावर्स हैं वो क्या है, वो सेंटर के पास नहीं है, वो एक एरिया में एक जो लैंग्वेज की और इवॉल्व नहीं हो रही है। जो और भी लैंग्वेज है उन पर भी क्या है, उनके पास भी राइट्स हैं अपनी स्टेट में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज की जैसे काम करने की। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई पंजाब की, जिसमें क्या है, जो हमारे पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वैसे एक कहीं जगह नहीं लिखा गया है कि पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है, बट क्या है, जो मोस्टली वर्क है किसमें होता है, पंजाबी में ही होता है। ओके, सेंटर स्टेट रिलेशन, थर्ड वन इज सेंटर स्टेट रिलेशन। When some government at center and state, then same government at center and state, तो जो आज के समय की गवर्नमेंट तो ऐसे एक कोलिशन गवर्नमेंट है, बट जो पहली गवर्नमेंट होती थी उसमें क्या होता था, सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट होती थी और जो राज्य है, जो स्टेट्स है, उनमें भी सेम गवर्नमेंट होती थी। इससे क्या होता था, जो स्टेट थी वो अपनी जो पावर्स है, ऑटोनॉमी है, उसको नहीं प्रैक्टिस कर पाती थी एंड गवर्न नॉट एक्सरसाइज देयर पावर्स एंड ऑटोनॉमस लेवल। जैसे मान लीजिए कि सेंटर में कांग्रेस है और जो सभी ऑलमोस्ट जो अब हमारे 28 स्टेट है उनमें मान लीजिए कि 20 स्टेट में भी कांग्रेस है, तो क्या करेंगे, जो सेंटर है वो एक कानून लॉ को लागू कर देगा कि जो सभी स्टेट है कांग्रेस की, जो सभी ऑल ओवर द स्टेट्स है उसमें यही लॉ फॉलो किया जाएगा। तो ये है एग्जाम्पल। बट जब और गवर्नमेंट होगी, मान लीजिए कि सेंटर में कांग्रेस है और जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स उनमें बीजेपी है, जब जो सेंटर कहेगी कि स्टेट में यही लॉ होगा, तो जो स्टेट है वो बोलेगी कि हम ये लॉ को नहीं फॉलो करेंगे, हमारा ऑटोनॉमस हमारे पास पावर्स है, हम वो पावर्स प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी जब सेम सेंटर में एंड स्टेट में सेम गवर्नमेंट होती थी, तो जो स्टेट थी अपनी पावर को ऑटोनॉमसली क्या प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। एंड बट इफ द गवर्नमेंट एट द बोथ लेवल बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज, सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज द पावर टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। बट जो पिछली जो गवर्नमेंट होती थी, मान लीजिए कि सेंटर में क्या है, कांग्रेस है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, और जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगी, अपनी पावर का मिसयूज करेंगी और जो स्टेट की गवर्नमेंट उसको क्या करेंगी, डिसमिस कर देंगी कि ये अच्छे से रूल नहीं कर रही, इसमें प्रेसिडेंशियल रूल लगा देंगी, ऐसा कुछ करेंगी। ये थी 2 कंडीशन जिसमें हमने देखा जब सेंटर में एंड स्टेट में सेम गवर्नमेंट होती है तो स्टेट गवर्नमेंट है अपना काम ऑटोनॉमसली नहीं कर पाती, और जब सेंटर में गवर्नमेंट होती है, स्टेट में गवर्नमेंट डिफरेंट होती है, तो जो सेंटर है वो ऐसे लॉ को फॉलो कर देती है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है, कुछ ऐसे वजहों से क्या करती है, प्रेसिडेंशियल रूल लगा देती है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाती है, डिसमिस हो जाती है। ये क्या था, पहले का जो पहले की गवर्नमेंट होती थी आफ्टर 1947, बट बिफोर द ऑलमोस्ट 1990 यहाँ तक। सो आफ्टर 1990 के बाद क्या हुआ, तो जब रीजनल पार्टीज क्या हुई, राइज हुई, बहुत सारी रीजनल पार्टीज राइज हुई, जैसे आम आदमी पार्टी और भी बहुत सारी पार्टीज राइज हुई, तो क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट बनी। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक पार्टी अपना मेजोरिटी नहीं शो कर पाती इन द सेंटर, तो जो 2 पार्टीज होती हैं वो एक मिलकर क्या करती हैं, एक गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। बट जो कोलिशन गवर्नमेंट उसमें क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगी बट उसमें जो पार्टीज हैं वो 2 होंगी और डिफरेंट पार्टीज होंगी, एक सेम पार्टी से जो लोग हैं वो नहीं आएंगे। तो दिस लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इससे क्या हुआ, पावर शेयरिंग का कंसेप्ट न्यू इवॉल्व हुआ और जो हमारी स्टेट है उनको क्या मिली, ऑटोनॉमस पावर्स मिली। मान लीजिए जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें क्या है, बीजेपी है एंड कांग्रेस है, उन दोनों की क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट है। एग्जांपल मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस की क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट है। और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें कांग्रेस के सीएम है, कुछ ऐसी हैं जिसमें क्या है, बीजेपी के सीएम है। अब क्या होगा, जिन स्टेट में कांग्रेस है उन स्टेट को भी सुना जाएगा,
उनको भी अब पावर्स मिलेंगी कि वो अपनी प्रैक्टिस ऑटोनॉमसली कर सकती हैं। जो बीजेपी की है उनको भी पावर्स मिलेगी। इससे क्या हुआ, रीजनल पार्टी इवॉल्व होने से, कोलिशन गवर्नमेंट इवॉल्व होने से जो पावर शेयरिंग है स्टेट की, वो ऑटोनॉमसली क्या कर सकती है, प्रैक्टिस कर सकती हैं अब जो स्टेट्स हैं। This trend was a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in arbitrary manners. तो इससे क्या हुआ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी अपने हित के लिए, अपने फेवर के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती थी आफ्टर द कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो जब जो हमारी कंट्री क्या है, बहुत ही डिवर्स कंट्री है, डिफरेंट लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक स्टेट है उसमें मान लीजिए कि पंजाबी है सभी सिख ही होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्टेट में डिफरेंट रिलीजन है के लोग रहते हैं। तो सरकार ने, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने समझा कि अब जो हर एक स्टेट को क्या चाहिए कि उनको लोकल गवर्नमेंट चाहिए जो लोकल लेवल के जो मामले हैं उनको देखे, उनको सॉल्व करे। ओके, मैनी ऑफ आवर स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डिवर्स, सो नीड फॉर मोर पावर शेयरिंग विद इन स्टेट। तो मैंने बताया कि हमारी जो स्टेट्स है बहुत ही डिवर्स है, उनको महसूस हुआ कि हमको क्या चाहिए और बहुत सारी हमको क्या चाहिए और बहुत सारी हमको क्या चाहिए कि पावर चाहिए कि जो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर जो लोग हैं अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो इससे क्या हुआ, थर्ड टायर गवर्नमेंट का राइज हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। जो पंचायती राज है वो 73rd अमेंडमेंट से आया एंड जो म्युनिसिपैलिटी है वो 74th अमेंडमेंट से आया। जो पंचायती है वो विलेज में होता है एंड जो म्युनिसिपैलिटी है वो कहां पर होता है, वो शहरों में होता है। ये 73rd अमेंडमेंट से आया, ये 74th, ये 11th शेड्यूल में लिखा है, ये 12th शेड्यूल में लिखा है। ओके, मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो मतलब क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, when power is taken away from the state and central government and given to local government is called the decentralization। जब पावर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की लेकर हम लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसकी नीड क्यों थी हमें, लार्ज प्रॉब्लम विच बेस्ट सेटल एट लोअर लेवल। जो मान लीजिए कि हमारे गांव में ऐसी कंडीशन है कि कुछ ऐसी है जो कंडीशन है कि उसको वहां के लोग ही समझते हैं, वो वहां के लोग ही जानते हैं। तो वो कोई बाहर वाला व्यक्ति आकर इसको अच्छे सॉल्व तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। तो जो वहां के लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या बनाई गई, लोकल गवर्नमेंट। सो पीपल हैव दैट नॉलेज ऑफ देयर लोकेलिटी, लोगों के पास अपनी लोकेलिटी के लिए अच्छी नॉलेज थी, अपनी लोकेलिटी के बारे में अच्छी नॉलेज थी। वेयर मनी यूज एफिशिएंटली, उनको पता है कि कहां पर मनी अच्छे से यूज होगी एफिशिएंटली। डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, तो लोग अपने डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे क्या शो हो रहा है, डेमोक्रेसी शो हो रही है कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द कंट्री, इन द डिसीजन मेकिंग। इसे क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल लेवल पर अपने हित के जो लोग हैं, अपने एरिया के लोग हैं, उनको क्या करना, गवर्न करना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो मेजर स्टेप क्या लिए गए 1922 में, क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट होल्ड इलेक्शन रेगुलरली, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मैंडेट कर दिया कि आफ्टर 5 इयर्स क्या होगी, इलेक्शन लिए जाएंगे। सीट्स आर रिजर्व, जो एससी, एसटी एंड ओबीसी उनके लिए क्या होगी, सीट रिजर्व रखी जाएंगी। इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड इन द पोस्ट किसकी पोस्ट में, इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड की पोस्ट में। जो 1/3 वुमेन्स है उनकी जो सीट्स है वो भी रिजर्व रखी जाएंगी। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इलेक्शन करवाए, पंचायत की एंड म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन करवाए। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी रिक्वायर्ड एंड रेवेन्यू को शेयर करेगी लोकल गवर्नमेंट को, कि वो अपना काम, अब वो अपने जो मामले हैं फाइनेंशियली वो उसको ले सके। सो जो ईच ग्रुप ऑफ विलेज ऑफ द स्टेट, ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत क्या होता है, जब कोई एक छोटा गांव होता है तो उसमें क्या होती है, ग्राम पंचायत नहीं बन सकती। 2-3 जो विलेज है उसको उनको मिलाकर क्या बनती है, कहीं पर जहां पर
जो विलेजेस की जो संख्या होती है वो कम होती है, उसमें 2 से ज्यादा जो विलेज है, 1 से ज्यादा जो विलेज है, उनको एक साथ मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। जो सरपंच होता है वो हेड होता है, और जो पंच होते हैं उसके सबॉर्डिनेट मेंबर्स होते हैं जो उनको एडवाइस करते हैं कि उनके जो किसी भी डिसीजन में एडवाइस करते हैं। जो पंच है वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे एक इतना बड़ा विलेज है उसको डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड्स में, हर एक वार्ड से क्या करते हैं, पंच को इलेक्ट किया जाता है। और पंच को इलेक्ट कौन करता है, जिनकी भी उम्र क्या है 18 से अबव है, वो क्या करते हैं, वो वोट डालते हैं। जो सरपंच की वोट अलग डलती है और पंच की वोट अलग डलती है। जब जो पंचायत की वोट्स होती हैं तो 2 वोट डालते हैं, एक पंच की एंड सरपंच की। पंच की कौन डालता है, जो उनके वार्ड के मेंबर्स होते हैं, जो वार्ड के लोग हैं वो पंच की वोट डालते हैं, और सरपंच की भी वोट वो डालते हैं। ओके, पंचायत वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। जो पंचायत है वो ग्राम सभा के अंडर काम करता है। ग्राम सभा कौन है, जितने भी 18 से अब लोग हैं वो सभी कौन है, वो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। जितने जो पंचायत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 से 3 बार एक साल में मिलना है, बैठकर देखना है कि हमने कितनी प्रोग्रेस की, कहां पर नीड है इंप्रूव करने की। तो ये था ग्राम पंचायत। जो शहरों में भी ऐसा होता है, शहरों में ग्राम पंचायत नहीं कहते, म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। जो छोटे टाउन्स होते हैं उसमें क्या होता है, उनमें क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, और जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं। एंड तो फ्यू ग्रुप पंचायत आर फॉर्म्ड ब्लॉक समिति। तो जो बहुत सारे ब्लॉक के जो पंचायत के मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लॉक समिति बनाते हैं। और ऑल पंचायत समिति, जितनी पंचायत समिति है वो क्या बनाती है, वो जिला परिषद बनाती है। मोस्ट मेंबर आर इलेक्टेड। जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के एंड डिस्ट्रिक्ट के एंड सम ऑफिशियल ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज एंड आल्सो मेंबर ऑफ जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो क्या है, जितने भी तो सबसे पहले जो पंचायत होता है, जो ऑल पंचायत है वो क्या बनाती है, ब्लॉक समिति बनाती है, और ब्लॉक समिति मिलकर क्या बनाती है, जिला परिषद बनाती है। जिला परिषद क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक समिति जो ब्लॉक लेवल पे है। तो जो पंचायत जो ब्लॉक समिति होता है वो क्या करता है, वो एडवाइस करता है किनको, पंचायत को, कि हम ऐसा काम कर सकते हैं। तो जिला परिषद उनको क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, उनको देखता है। ठीक है, ऐसा है। एंड तो जो जिला परिषद होता है उसके मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम द लोकसभा, एमएलएस एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स के मेंबर भी होते हैं किनमें, जिला परिषद में। सो सिटीज में मैंने बताया क्या होता है, स्मॉल टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, और लार्ज क्या होती है, टाउन्स में क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं। एंड जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पॉलिटिकल हेड, म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है वही हेड होता है म्युनिसिपैलिटीज का। तो इससे क्या हुआ है, पंचायत से एंड म्युनिसिपैलिटी से जो वुमेन है उनको क्या मिली है, उनको रिजर्वेशन मिलने से उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है। अब वुमेन अपनी आवाज उठा सकती हैं, अब वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एंड इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? हमने इस पार्ट में पढ़ा कि हमारे देश में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। जो सभी स्टेट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया लैंग्वेज के बेसिस पर, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एंड इससे क्या हुआ है, हमारी कंट्री और भी यूनाइटेड हुई है। और लैंग्वेज पॉलिसी जो हमारी 22 लैंग्वेज है उनको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या हुआ है, जो पावर्स हैं वो क्या कर दी हैं, वो डिसेंट्रलाइज कर दी हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स में हमने म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायती राज को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। और आप अपने पेपर में 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट 11th एंड 12th शेड्यूल को कोट करना ना भूलें। इससे आपका एग्जाम में जो आंसर है बहुत ही इनरिच होगा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।